Assalamualaikum, I'm Hafsa Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on historical background of modern abnormal psychology. यानी कि हमने आज की वीडियो में डिस्कस करना हिस्ट्री को abnormal psychology की या फिर साइकोपैथोलॉजी की जो बैकग्राउंड हिस्ट्री थी आज हमने उसको डिस्कस करना है। प्री हिस्ट्रिक कल्चर ऑफन हेल्ड अ सुपर नेचुरल व्यू ऑफ abnormal बिहेवियर। जो हमारी हिस्ट्री थी उसके अंदर सुपर नेचुरल व्यू देखा जाता है abnormal बिहेवियर को लेके एंड saw it as the work of evil spirit, demons, gods और witches who took control of a person। इनके अंदर डेमन्स को माना जाता था, evil spirit को। This form of demonic possession was believed to occur when the person engaged in behavior contrary to the religious teaching of the time। कंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज डेट, यानी कि हम आज की अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे एंशेंट व्यू एंड ट्रीटमेंट, ग्रीक एंड रोमन व्यू एंड ट्रीटमेंट। यानी कि एंशेंट दौर के अंदर साइकोपैथोलॉजी क्या थी, ग्रीक और रोमन में, यूरोप मिडल एजेस में अबनॉर्मल साइकोलॉजी को किस तरह देखा जाता था, डेमोनोलॉजी रिटर्न्स क्या था, और द रिनाइसेंस एंड राइज ऑफ साइलेंस 19th सेंचुरी में किस तरह अबनॉर्मल साइकोलॉजी को देखा जाता था, वो हम आज डिस्कस करेंगे। फिर किस तरह चेंजिंग आई और मॉरल ट्रीटमेंट आया, फिर मॉरल ट्रीटमेंट किस तरह स्प्रेड हुआ, फिर उसका डिक्लाइन किस तरह हुआ, और अर्ली 20th सेंचुरी में अबनॉर्मल साइकोलॉजी को किस तरह देखा जाता है और करंट ट्रेंड्स जो हैं वो क्या हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाउ वाज अबनॉर्मलिटी व्यू एंड ट्रीट इन द पास्ट, यानी पास्ट के अंदर अबनॉर्मलिटी को किस तरह देखा जाता था, किस नज़र से देखा जाता था और किस तरह से ट्रीट किया जाता था। इन एनी गिवन ईयर एज मैनी एज 30% ऑफ द अडल्ट एंड 19% ऑफ द चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट इन द यूनाइटेड स्टेट डिस्प्ले सीरियस साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड इन नीड ऑफ क्लिनिकल ट्रीटमेंट। यानी कि 19% बच्चों को और 30% अडल्ट को जो था वो अबनॉर्मल बिहेवियर का सामना करना पड़ता था, उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती थी। द रेट्स इन अदर कंट्री एज सिमिलरली हाई, दूसरे जो ममालिक थे उधर ये रेट जो था, परसेंटेज जो थी वो हाई थी। फर्दरमोर मोर पीपल हैव डिफ़िकल्टी कोपिंग एट वेरियस टाइम एंड गो थ्रू पीरियड्स ऑफ अस्टीम, टेंशन, रिजेक्शन और अदर फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट। और ये ऐसा पीरियड था जहाँ पे कोई इतना ख़ास ट्रीटमेंट नहीं था होता और जो इंडिविजुअल होते थे उन्हें कोप उन्हें नहीं था करना था सोसाइटी में, और फिर उन्हें एक्सट्रीम टेंशन का और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ता था। It is tempting to conclude that something about the modern world is responsible for these many emotional problems, perhaps rapid technological change। कि emotional distress बहुत ज़्यादा था, the growing threat of terrorism था, और a decline in religious का decline था, यानी कि मज़हब को इतनी ख़ास तवज्जो नहीं थी दी जा रही, मज़हब को फॉलो नहीं था किया जा रहा। फैमिली और अदर सपोर्ट सिस्टम जो थे वो भी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थे, सपोर्ट नहीं था किया जा रहा, जिनकी वजह से पर्सन्स को अबनॉर्मलिटी का सामना करना पड़ रहा था। एंशिएंट व्यू एंड ट्रीटमेंट, प्री हिस्ट्रिक कल्चर ऑफन हेल्ड अ सुपर नेचुरल व्यू ऑफ अबनॉर्मल बिहेवियर एंड saw it as the work of evil spirit, demons, gods और witches who took control of the person। यानी कि तब कहा जाता कि evil spirit हैं, demons हैं, विचेस हैं जो कंट्रोल कर रही हैं एक पर्सन को। दिस फॉर्म ऑफ डेमोनिक पोजेशन वाज बिलीव्ड टू अकर व्हेन द पर्सन इंगेज इन बिहेवियर कंट्रारी टू द रिलीजियस टीचिंग ऑफ द टाइम। ट्रीटमेंट बाय केव डिवेलपर्स इंक्लूड अ टेक्निक कॉल्ड ट्रैफिनेशन, यानी घरों में रहने का वक्त था, उस वक्त ज़माना था और लोग ट्रैफिनेशन जो टेक्निक है वो यूज़ करते थे अबनॉर्मल बिहेवियर को ठीक करने के लिए। इन विच अ स्टोन इंस्ट्रूमेंट नोन एज ट्रैफिन वाज यूज टू रिमूव पार्ट ऑफ द स्कल। ट्रैफिन इंस्ट्रूमेंट था जिसको यूज़ करके स्कल के पार्ट को रिमूव किया जाता था, क्रिएटिंग एन ओपनिंग, ओपन किया जाता था, उसके अंदर सुराख किए जाते थे। दे बिलीव डैट इविल स्पिरिट जो है, बुरी स्पिरिट जो है, कुड एस्केप थ्रू द होल इन द स्कल, यानी स्कल के अंदर होल किए जाते थे और ये था कि जो इविल स्पिरिट है वो इन होल में से निकल जाएगी और जो पर्सन का बिहेवियर है वो नॉर्मल हो जाएगा। एंडिंग द पर्सन मेंटल एफ्लिक्शन एंड रिटर्निंग देम टू नॉर्मल बिहेवियर, और पर्सन जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। अर्ली ग्रीक, हर्बियो, इजिप्शियन एंड जो इजिप्ट थे, जो मिस्री थे, एंड चाइनीज़ कल्चर जो था यूज़ अ ट्रीटमेंट मेथड कॉल्ड एक्सोरिटिज्म। वो जो था वो एक्सोर्सिज्म जो ट्रीटमेंट है उसको यूज़ करते थे। इन विच इविल स्पिरिट वर कास्ट आउट थ्रू प्रेयर, यानी कि दुआ के ज़रिए इविल स्पिरिट जो है वो निकल जाएगी। मैजिक जो है, फ्लॉगिंग, स्टारवेशन, नॉइस मेकिंग और हैविंग द पर्सन इंजेस्ट हॉरिबल टेस्टिंग ड्रिंक्स,
और डिफरेंट ड्रिंक्स हैं, इनको पी के इस तरह की इविल स्पिरिट जो है वो निकल जाएगी। यानी कि एंशिएंट व्यू इसके अंदर ज़्यादातर क्या था कि कहा जा रहा था कि जो अब नॉर्मल बिहेवियर है वो इविल स्पिरिट की वजह से हो रही है, डेमन्स की वजह से हो रही है, जो अब नॉर्मलिटी को काज कर रही हैं। और जो इनको अब नॉर्मल बिहेवियर को ठीक कर सकते हैं हम एग्जोर्सिज्म और ट्रैफिनेशन के ज़रिए। इनके ज़रिए क्या होगा, इविल स्पिरिट जो है वो निकल जाएगी और पर्सन जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। ये एक एंशिएंट व्यू का फिगर है जिसमें अब नॉर्मलिटी को दिखाया जा रहा है। और ये ट्रैफिनेशन के प्रोसेस का फिगर है जिसमें बता रहे हैं किस तरह ट्रैफिन इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए स्कल के अंदर होल किए जाते थे ताकि इसके अंदर से इविल स्पिरिट बाहर आ जाए और पर्सन नॉर्मल हो जाए। एंशिएंट व्यू के बाद जो है वो ग्रीक और रोमन व्यू थे, वो है उन्होंने बताया कि नॉर्मलिटी क्या आती है और किस तरह उसको ट्रीट किया जा सकता है। रिजेक्टिंग द आइडिया ऑफ डेमोनिक पोजीशन, उन्होंने कहा कि कोई डेमन्स नहीं होता, यानी कोई बैड इविल स्पिरिट जो है वो नहीं होती। ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स से डेट मेंटल डिसऑर्डर वर एकिन टू फिजिकल डिसऑर्डर एंड हैड नेचुरल काजेज। वो कहते हैं ये जो नॉर्मलिटी होती है ये कोई इसकी नेचुरल काजेज होती हैं जिसकी वजह से ये फिजिकल डिसऑर्डर का सामना करना पड़ रहा होता है। स्पेसिफिकली ही सजेस्टेड दैट दे अरोज फ्रॉम ब्रेन पैथोलॉजी। वो कहते थे ब्रेन पैथोलॉजी जो है ना वो है ट्रॉमा, ब्रेन डिसफंक्शनिंग, इनकी वजह से अबनॉर्मलिटी जो है ये काज होती है। हिप्पोक्रेट्स क्लासिफाइड मेंटल डिसऑर्डर इनटू 3 मेन कैटेगरीज, मेलनकोलिया, मैनिया एंड ब्रेन फीवर, एंड गेव डिटेल्ड क्लिनिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच। वो कह रहे थे कि ये जो ब्रेन एनाटमी, ब्रेन पैथोलॉजी है वो डिस्टर्ब होती है जिसकी वजह से अबनॉर्मलिटी का सामना करना पड़ता है। ये 4 ह्यूमर्स जो हैं ये बताया गया जिसमें येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड और फेल्गम है जो कि कोल्ड, ड्राई, हॉट और वेट को कंट्रोल करते हैं। ये बताया गया कि इनकी ब्रेन साइकोपैथोलॉजी जो होती है, ब्रेन की पैथोलॉजी ये डिस्टर्ब होती है। यानी कि ये ब्लैक बाइल, येलो बाइल की जो होती है सिक्रीशन, ये ब्लड, फेल्गम, इनकी सिक्रीशन जो पैथोलॉजी ये डिस्टर्ब होती है जिसकी वजह से अबनॉर्मल बिहेवियर का सामना करना पड़ता है। He also described 4 main fluid or humors that directed normal functioning and personality. Blood which arises in the heart, black bile arise in the spleen. कि ब्लड जो है वो हार्ट से आ रहा है, ब्लैक बाइल जो है वो स्प्लीन से, येलो बाइल जो है वो लीवर से, एंड फेल्गम ब्रेन से। इनकी पैथोलॉजी डिस्टर्ब होगी और अब नॉर्मल बिहेवियर का सामना होगा। मेंटल डिसऑर्डर अकर व्हेन द ह्यूमर्स, जो कि ये 4 बताए गए हैं, इन स्टेट ऑफ इम्बैलेंस, यानी कि इन ह्यूमर्स में येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड और फेल्गम ने इम्बैलेंस हो जाना है। सच एज एन एक्सेस ऑफ येलो बाइल जो होगा वो फ्रेंजी और मैनिया सिचुएशन को जो है वो क्रिएट करेगा, मैनिक सिचुएशन मैनिया हो जाएगा। और टू मच ब्लैक बाइल जो है इनकी वजह से मेलनकोलिया, डिप्रेशन हो जाएगा, यानी पर्सन उदास हो जाएगा और मैनिक के अंदर हाइपर एक्टिव हो जाएगा। हिप्पोक्रेट्स बिलीव मेंटल इलनेस कुड बी ट्रीटेड एज एनी अदर डिसऑर्डर एंड फोकस्ड ऑन द अंडरलाइन पैथोलॉजी। वो कहते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर जो है वो दूसरे डिसऑर्डर की तरह है और इन्हें ट्रीट किया जा सकता है। और ये इनकी पैथोलॉजी जो है ये उसके ऊपर बेस करते हैं, यानी कि ब्रेन पैथोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब होती है। और जब ब्रेन पैथोलॉजी यानी कि ये 4 ह्यूमर्स को मेंटेन किया जाएगा, येलो एंड ब्लैक बाइल, ब्लड और फेल्गम को, तो अब नॉर्मल बिहेवियर जो है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा और नॉर्मलिटी की तरफ चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि यूरोप इन द मिडल एजेस के अंदर जो था वो क्या कंसेप्ट था अब नॉर्मल साइकोलॉजी को लेके और क्या उसका ट्रीटमेंट था। द प्रोग्रेस मेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ग्रीक एंड रोमन वाज क्विकली रिवर्स ड्यूरिंग द मिडल एजेस विद द इंक्रीज इन पावर ऑफ द चर्च एंड द फॉल ऑफ अ रोमन एम्पायर। यानी रोमन एम्पायर फॉल हुआ था और चर्च की इंपॉर्टेंस जो थी वो ज़्यादा हो गई थी। मेंटल इलनेस वाज येट अगेन एक्सपीरियंस्ड एज पोजेशन बाय द डेविल। और दोबारा से यही कहने लगे कि जो बैड इविल जो थी और डेविल्स जो है इनकी वजह से अब नॉर्मल बिहेवियर जो है वो सामने आता है। और एक्सोर्सिज्म का जो प्रोसेस है उसको यूज़ करके यानी प्रेयर के ज़रिए इसको ठीक किया जा सकता है। विज़िट होली साइट्स जो है वहाँ पे विज़िट किया जाए चर्च वगैरह में, एंड होली वाटर वर यूज टू रीड द पर्सन ऑफ अ डेविल इन्फ्लुएंस। और जो डेविल यानी कि शैतानी ताकत है वो होली स्पिरिट जो है, होली वाटर है, उसको यूज़ किया जाए जिसकी वजह से वो दूर हो जाएंगे और पर्सन ठीक हो जाएगा। In extreme cases, the affected were confirmed to be confined, beat, and even executed. Scientific and medical explanations, such as those proposed by Hippocrates, were discarded at this time. और जो हिप्पोक्रेट ने कहा था कि जो 4 ह्यूमर है उनका इम्बैलेंस की वजह से होता है, उसको जो था रिजेक्ट कर दिया गया था और दोबारा से यही माना जाने लग पड़ा था कि जो इविल स्पिरिट और डेमन्स है इनकी वजह से अब नॉर्मल साइकोलॉजी जो है, अब नॉर्मलिटी है वो सामने आती है। ये डेमोनोलॉजी और जो इविल स्पिरिट है उनकी एक फिगर है जिसमें बताया जा रहा है कि अब नॉर्मलिटी के बारे में।
Group hysteria or mass madness was also seen, in which large number of people displayed similar symptoms and false beliefs. This included the belief that one was possessed by wolves or other animals and imitated their behavior, called lycanthropy. यानी कि वुल्फ और डिफरेंट किस्म के एनिमल्स जैसा जो था ना इमिटेट बिहेवियर किया जाता है, उसको lycanthropy कहा जा रहा था. And a mania in which large number of people had an uncontrollable desire to dance and jump, called trantism. और ट्रांटिज्म था जिसके अंदर जो था मैडनेस लेवल के ऊपर जाकर डांस किया जा रहा था और जंप किया जा रहा था. एक मैनिक सिचुएशन थी यानी हाइपर एक्टिव. द लेटर वाज बिलीव्ड टू हैव बीन कास्ट बाय द ऑफ द वुल्फ स्पाइडर नाउ कॉल्ड द टैरेंटुला. यानी कि वुल्फ स्पाइडर की बाइट की वजह से बिलीव किया जा रहा था कि ये abnormal behavior जो है वो डेवलप हो रहा है. एंड spreadly quickly from Italy to Germany and other parts of Europe where it was called साइंट वेटस डांस. ये किस्म का डांस था, मैडनेस लेवल के ऊपर ये किया जाता था, यानी कि तमाम लोग जो थे वो डांस करते थे और इस तरह ये किया जा रहा था कि ये एक ट्रीटमेंट होगा जिससे नॉर्मल बिहेवियर जो है वो ठीक हो जाएगा. द रिनाइसेंस एंड द राइज ऑफ असाइलम. रिनाइसेंस का जो दौर था उसके अंदर किस तरह अबनॉर्मल साइकोलॉजी को देखा जाता है और किस तरह असाइलम बनना शुरू हुए. The most noteworthy development in the realm of philosophy during the Renaissance was the rise of humanism. Humanism के concept को rise किया गया और the world view that emphasize human welfare and the uniqueness of the individual, कि हर एक इंसान यूनिक है और उसको तवज्जो देनी चाहिए. ह्यूमैनिटी के ऊपर फोकस किया गया. दिस हैव कंटिन्यू टू डिक्लाइन ऑफ अ सुपर नेचुरल व्यू ऑफ मेंटल इलनेस. इसके अंदर रिनाइसेंस पीरियड के अंदर जो एक सुपर व्यू बना हुआ था कि ईवेल्स पीरियड की वजह से अब नॉर्मलिटी काज हो रही है, वो जो था ख़त्म. इन द मिड ऑफ लेट 1500 सेंचुरी जॉन वेयर अ जर्मन physician published his book on the descent of the demon that rebuked the church witch hunting handbook, the Maleficarum, and argued that many caste of beasts, witches and subsequently imprisoned, torture किया जाता था, उन्हें hung किया जाता रहा और burned at the stake, were mentally disturbed or not possessed by demon or the devil himself. He believed that like the body, the mind was susceptible to illness. यानी इसके अंदर जो विचेस वाला सारा कंसेप्ट था वो सारा ख़त्म किया गया उसने अपनी बुक में. और इसने कहा कि जिस तरह जिस्मानी तौर के ऊपर फिज़िकल तौर के ऊपर इंसान बीमार होता है, इसी तरह जो है वो मेंटली भी इंसान जो है वो बीमार हो सकता है. ये रिनाइसेंस दौर के अंदर जो था अब नॉर्मल साइकोलॉजी को इस तरह देखा गया. ये फिगर है जिसमें रिनाइसेंस पीरियड को दिखाया जा रहा है कि इस तरह ये असाइलम बने थे जहाँ पे इंडिविजुअल की ह्यूमैनिटी के ऊपर फोकस किया गया था और उसकी यूनिकनेस के ऊपर फोकस किया गया था. Not surprisingly, the book was met with vehement protest and even banned from the church. वो जो बुक थी वो चर्च की तरफ से बैन होगी. It should be noted that these type of act occur not only in Europe but also in the United States. ये यूनाइटेड स्टेट के अंदर भी ये सारा प्रोसेस होना शुरू हुआ. The most famous example with the Salem witch trials of 1692, in which more than 200 people were accused of practicing witchcraft and 20 were killed. During the early part of the Renaissance, a period of flourishing culture and scientific activity, साइंटिफिक और कल्चर एक्टिविटी जो थी वो ग्रो हुई थी इस रिनाइसेंस पीरियड के अंदर, जो कि 1400 से 1700 सेंचुरी तक था. डेमोनोलॉजिकल व्यू अब नॉर्मलिटी का जो था कि डेमन्स और विचेस हैं वो डिक्लाइन हो गया था. जर्मन फिजिशियन जॉन वेयर, द फर्स्ट फिजिशियन टू स्पेशलाइज इन मेंटल इलनेस, बिलीव्ड दैट द माइंड वाज ससेप्टिबल टू सिकनेस एज द बॉडी वाज. इन्होंने कंसेप्ट दिया था कि जिस तरह बॉडी के जो है बीमार हो सकते हैं इस तरह जहन भी हो सकता है. ही इज़ नाउ कंसीडर्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न स्टडी ऑफ साइकोपैथोलॉजी. इनको फादर ऑफ स्टडी ऑफ साइकोपैथोलॉजी का फादर कहा जाता है. इन इंग्लैंड सच इंडिविजुअल माइट बी केप्ट एट होम वेयर देयर फैमिली वर एडेड फाइनेंशियली बाय द लोकल पैरिश. इंग्लैंड के अंदर क्या था, ऐसे इंडिविजुअल को घरों के अंदर रखा गया था उनकी फैमिली के साथ, जो कि फाइनेंशियली उन्हें लोकल पैरिश जो वहाँ के रहने वाले थे वो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे. अक्रॉस यूरोप रिलीजियस श्राइन वर डिवोटेड टू द ह्यूमन एंड लविंग ट्रीटमेंट ऑफ पीपल विद मेंटल डिसऑर्डर. जो रिलीजन पॉइंट था इसको भी उजागर किया गया. हर एक इंसान को ह्यूमैनिटी के साथ जो अच्छे तरीके के साथ ट्रीट करना शुरू किया गया. बेस्ट श्राइन वाज एट गील इन बेल्जियम. फर्स्ट कॉलोनी ऑफ मेंटल पेशेंट जो था कम्युनिटी बनाई गई थी
वो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया था। यानी कि इधर फिर डिफरेंट असाइलम और जो डिफरेंट श्राइन है वो बनाए गए थे जहाँ पे लोग जो हैं वो आके रहें और उनका ट्रीटमेंट किया जा सके और उनको प्रॉपर तरीके के साथ बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता था, उनकी यूनिकनेस के ऊपर फोकस किया जाता था। The number of asylum places of refuge for the mentally ill where they could receive care began to rise during the 16th century as the government realized there were far too many people afflicted with mental illness to be left in private home। कि ये था कि वहाँ पे लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता था, उनकी केयर की जाती थी, लेकिन फिर गवर्नमेंट रियलाइज़ किया कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने मेंटल इलनेस की वजह से प्राइवेट होम को छोड़ रहे हैं। हॉस्पिटल एंड मोनास्ट्रीज वर कन्वर्टेड इनटू असाइलम। हॉस्पिटल्स को जो था वो असाइलम के अंदर कन्वर्ट किया गया क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर उनको सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं था दिया जा रहा, लेकिन असाइलम के अंदर हर एक को बहुत प्रॉपर तरीके के साथ जो था वो ट्रीट किया जा रहा था, तो हॉस्पिटल्स को असाइलम के अंदर चेंज कर दिया। Thought the intent was begin as they began to overflow, patient came to be treated more like animal than people। वहाँ पे क्या होता था कि एनिमल्स जानवरों की तरह लोगों को ट्रीट किया जा रहा था, इसकी वजह से उसको चेंज करके असाइलम में कन्वर्ट किया गया। इन 1547 द बेथलेम हॉस्पिटल ओपनड इन लंदन विद द सोल पर्पज ऑफ कन्फाइनिंग दोज विद मेंटल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए बेथलेम हॉस्पिटल जो था वो लंदन में ओपन किया गया। Patient were chained up, placed on publicly display and often heard crying out in pain। वहाँ पे क्या होता था कि उन्हें बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था कि लोग जो थे वहाँ पेशेंट जो थे वो चिल्लाते होते थे। The asylum became a tourist attraction with the sightseer paying a penny to view the more violent patient and soon was called Bedlam by local people। By local people a term that today means a state of uproar and confusion। यानी कि पहले ये था कि हॉस्पिटल्स को असाइलम के अंदर कन्वर्ट किया गया और उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, लेकिन फिर बेथलेम हॉस्पिटल लंदन में ओपन हुआ जहाँ पे ये था कि उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाने लग पड़ा, जहाँ पे पेशेंट चिल्लाते होते थे और जो विजिटर जो थे वो स्पेशल पे करके पेनी जो थी वो पे करके टूर के लिए आते होते थे, लोगों को वायलेंट पेशेंट को देखते होते थे किस तरह वो चिल्ला रहे हैं। द 19th सेंचुरी रिफॉर्म एंड मॉरल ट्रीटमेंट के 19th सेंचुरी के अंदर दोबारा से मॉरल ट्रीटमेंट दिया जाने लग गया। द राइज ऑफ द मॉरल ट्रीटमेंट मूवमेंट अकर इन यूरोप इन द लेट 18th सेंचुरी एंड देन इन द यूनाइटेड स्टेट इन द अर्ली 19th सेंचुरी। Its earliest proponent was Philip Pinel, who was assigned as the superintendent of La Bicry at Hospital for mentally ill men in Paris। He emphasized the importance of affording the mentally ill respect, moral guidance दी जाए, उन्हें रिस्पेक्ट दी जाए, लोगों को ह्यूमन ट्रीटमेंट दिया जाए और उनकी इंडिविजुअल सोशल और ऑक्यूपेशनल नीड्स को पूरा किया जाए। आर्गुइंग डैट द मेंटली इल वर सिक पीपल पाइनल ऑर्डर डैट चेन्स भी रिमूव कर, जो उन्हें चेन्स के साथ बांध के मेंटली इल लोगों को रखा जाता है, उनको कहा कि उनकी जो चेन है उनको रिमूव किया जाए, उनको आज़ाद किया जाए। आउटसाइड एक्सरसाइज भी अलाउड, यानी कि एक्सरसाइज उनको अलाउ की जाए, वो बाहर चल फिर सकें, घूम फिर सकें, सनी हो, ऐसा इन्वायरमेंट हो जो सनी इन्वायरमेंट हो एंड वेल वेंटिलेटेड रूम हो, यानी कि हवादार रूम हो जहाँ पे ठंडी हवा आ सके। रिप्लेस डेंगेंस एंड पेशेंट बी स्टैंडर्ड काइंडनेस एंड सपोर्ट, और पेशेंट को जो है वो काइंडनेस के साथ ट्रीट किया जाए और सपोर्ट किया जाए। दिस अप्रोच लेड टू कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट फॉर मैनी ऑफ द पेशेंट। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो थे उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आ गई थी। सो मच सो डैट सीवियर वर रिलीज्ड, और बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो बिल्कुल ठीक हो गए, वहाँ से अपने घर चले गए थे, यानी कि वो उनकी अबनॉर्मल जो पैटर्न था, अबनॉर्मल बिहेवियर था वो ठीक हो गया था जब उन्हें मॉरली अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाने लग पड़ा और उनको प्रॉपर जो था वो ट्रीटमेंट दिया जाने लग पड़ा। फॉलोइंग पाइनल लेड इन इंग्लैंड वेयर टू का क्वाकर टी मर्चेंट, एक टी मर्चेंट था, एस्टैब्लिश अ प्लेजेंट रूरल एस्टेट कॉल्ड द यॉर्क रिट्रीट। The Quaker believed that all people should be accepted for who they were and treated kindly, लोगों को ट्रीट किया जाए। At the retreat patient could work, rest, talk out their problem, आए और अपनी प्रॉब्लम जो है वो उन्हें जो है वो शेयर कर सकते हैं। And pray. The work of Duke and other led to the passage of the Country Asylum Act of 1845, which required that every country in England always provide asylum to the mentally ill। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा asylum जो थे वो बनना शुरू हो गए थे और लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट जो था वो वहाँ पे दिया जाने लग पड़ा था और काइंडनेस के साथ ट्रीट करते थे। This one even extended to English colonies such as Canada, India, Australia and West Indies। इन सब के अंदर भी ये असाइलम बनना शुरू हो गए थे और लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाने लग पड़ा था और अच्छी फैसिलिटी जो थी वो प्रोवाइड की जाने लग पड़ी थी। जब असाइलम बन गई तो उसके बाद मॉरल ट्रीटमेंट को स्प्रेड करना शुरू हुआ, द स्प्रेड ऑफ मॉरल ट्रीटमेंट।
Another leader in the moral treatment movement was Dorothea Dix, a New Englander who observed the deplorable conditions suffered by the mentally ill while teaching Sunday school to female prisoners. She इंस्टिगेटेड द मेंटल हाइजीन मूवमेंट कि उनकी हाइजीन मेंटल हाइजीनिक जो है उसकी केयर की जाए, उनका ख्याल किया जाए, विच फोकस्ड ऑन द फिजिकल वेल बींग ऑफ पेशेंट, और फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ के ऊपर भी उनकी तवज्जो दी जाए. ओवर द स्पैन ऑफ 40 ईयर फ्राम 1841 to 1881, she motivated people and state legislators to do something about this injustice and raised $1 million to build our 30 more appropriate mental hospital and improve other. इसने कहा था कि लोगों को मोटिवेट किया था कि तमाम लोग जो हैं वो $1 million रेस करें और 30 और इस तरह के मेंटल हॉस्पिटल बनाए जाएं जिससे दूसरों को हेल्प हो सके और अच्छा ट्रीटमेंट वहाँ पे मेंटली लोगों को प्रोवाइड किया जा सके. हर एफर्ट इवन स्टैंडर्ड बियॉन्ड द US टू कैनेडा एंड स्कॉटलैंड. इन लेडी की जो एफर्ट इन्होंने की थी कनाडा, स्कॉटलैंड, US के अंदर के इन सब जगह के ऊपर जो था ये ज़्यादा से ज़्यादा असाइलम बनाए जा सके ताकि लोगों को वहाँ पे बेहतर तरीके से ट्रीट किया जा सके. हॉस्पिटल हायर इंटेलिजेंट एंड सेंसिटिव अटेंडेंट टू वर्क क्लोजली विद पेशेंट, रीडिंग एंड टॉकिंग टू देम एंड टेकिंग देम ऑन रेगुलर वॉक. ऐसा स्टाफ हायर किया जा सके जो इंटेलिजेंट हो, उनका इंटेलिजेंस लेवल हाई हो, सेंसिटिव हो, वो पेशेंट को अपना समझें और उनके साथ रीडिंग करें, रीडिंग में उन्हें हेल्प आउट करें, टॉक करें, उनके साथ बात करें उनके साथ और उन्हें रेगुलर वॉक के ऊपर लेके जाएं. ये आल्सो सजेस्टेड दैट इट विल बी थेराप्यूटिक फॉर डॉक्टर टू गिव स्मॉल गिफ्ट टू पेशेंट नाउ एंड देन. और जो पेशेंट है उनको स्मॉल गिफ्ट दिए जाएँ ताकि उनको खुशी मिल सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएँ और ठीक होकर अपने घर जा सकें. The decline of moral treatment. Due to the rise of the moral treatment movement in both Europe and the United States, asylum became habitable places where those afflicted with mental illness could recover. However, it is often said that the normal treatment movement was the victim of its own success. The number of mental hospitals greatly increased, leading to staff shortage and a lack of funds to support them. यहाँ पे इससे ये तो हुआ था कि ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलने से लोग ठीक होने लग पड़े थे, लेकिन ये हुआ कि ज़्यादा लोग जो थे मेंटल हॉस्पिटल में लोग एडमिट होना शुरू हो गए. स्टाफ जो था, जो अच्छा स्टाफ था वो कम हो गया, फंड्स जो थे वो कम होने लग पड़े. थो ट्रीटमेंट पेशेंट ह्यूमनली वाज अ नोबल टू एंडेवर, इट डिड नॉट वर्क फॉर सम एंड अदर ट्रीटमेंट वर नीडेड thought they have not been developed yet. It was also recognized that the approach worked best when the facility had 200 or fewer patients. वहाँ पे सिर्फ 200 पेशेंट को देने के लिए फैसिलिटी मौजूद थी, तो बाकियों को क्या प्रोवाइड किया जा सकता. However, waves of immigrants arriving in the US after the Civil War were overwhelming. The new arrival led to discriminatory practices in which immigrants were not afforded moral treatment provided to native citizens. वहाँ पे जो नेटिव सिटीज़न थे वो वहाँ के रहने वालों को जो थे वो फंड्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन जब ये वार हुई वहाँ पे जितने भी लोगों को मेंटल इलनेस का सामना करना पड़ा वो भी वहाँ पे आ गया. तो जो नेटिव सिटीज़न थे वो इतना मॉरल ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं थे कर सकते इमिग्रेंट्स को देने के लिए. इवन वन द रिसोर्सेज वर अवेलेबल टू ट्रीट दैम. रिसोर्सेज जो थी उनकी शॉर्टेज हो चुकी हुई थी और जो स्टाफ था उसकी भी शॉर्टेज हो चुकी हुई. इविल स्पिरिट का व्यू और उसके बाद फॉर ह्यूमर्स का व्यू और फिर इनकी वजह से मेंटल इलनेस होती है, बिहेवियर, उसके बाद से असाइलम बनाए गए, उनके अंदर मॉरल ट्रीटमेंट दिया गया, फिर मॉरल ट्रीटमेंट जो था वो डिक्लाइन हो गया. अब हम इस पॉइंट में डिस्कस करने लगे हैं द अर्ली 20th सेंचुरी कि 20th सेंचुरी में क्या हुआ था. द सोमेटोजेनिक एंड साइकोजेनिक पर्सपेक्टिव, ये दो पर्सपेक्टिव जो थे ये सामने आए थे 20th सेंचुरी में. सोमेटोजेनिक थेरी आइडेंटिफाइड डिस्टर्बेंस इन फिजिकल फंक्शनिंग रिजल्ट फ्रॉम द इलनेस, जेनेटिक इनहेरिटेंस ऑफ ब्रेन डैमेज और इम्बैलेंस. सोमेटोजेनिक थेरी कहती थी कि जो बॉडी है उसके अंदर कोई ऐसी डिस्टर्बेंस आती है जो काज करती है मेंटल इलनेस को, जबकि इसके बरक्स साइकोजेनिक थेरी फोकस ऑन ट्रॉमेटिक और स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस, माल अडेप्टिव लर्न एसोसिएशन एंड कोग्निशन और डिस्टॉर्टिव पर्सपेक्शन. सोमेटोजेनिक में कहा था कि जो फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से मेंटल प्रॉब्लम होती है और साइकोजेनिक में क्या है आपके जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स ऐसे गुजरे होते हैं, कोई स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस होते हैं जिनकी वजह से मेंटल बिहेवियर और मेंटल इलनेस जो है वो सामने आती है. साइकोजेनिक द बिलीव दैट द मेंटल डिसऑर्डर हैज़ अ साइकोलॉजिकल ओरिजिन रेदर देन अ फिजिकल, के जो मेंटल प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजिकल ओरिजिन की वजह से होती है, फिजिकल की वजह से नहीं. जबकि सोमेटोजेनिक में कह रहे थे कि मेंटल डिसऑर्डर जो है वो फिजियोलॉजिकल ओरिजिन उसका होता है, वो साइकोलॉजिकल ओरिजिन नहीं होता. द सोमेटोजेनिक पर्सपेक्टिव, हिपोक्रेट्स ने कहा था कि सोमेटोजेनिक यानी कि जो फिजिकल से प्रॉब्लम की वजह से मेंटल इलनेस आ रही है,
इसमें हिपोक्रेट्स ने ये कहा था कि इम्बैलेंस हो जाते ह्यूमर, जो 4 ह्यूमर्स थे, येलो वाइल, ब्लैक वाइल ब्लड और फेल्गम, इनकी इम्बैलेंस, पैथोलॉजी की इम्बैलेंस की वजह से जो है वो मेंटल इलनेस हो जाती है। एमिल कर्पलिन जो था उसने कहा कि फिजिकल फैक्टर जो फटीग वगैरह होते हैं इनकी वजह से मेंटल डिसफंक्शनिंग आती है, सिंड्रोम्स की वजह से मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं, और ऑर्गेनिक डिजीज़ जो डिफरेंट किस्म की होती हैं, यानी कि सिफिलिस जो काज करती है, जनरल पैरालिसिस, ये बहुत मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम काज करती है, इनकी वजह से जो है ना ये अबनॉर्मल पैटर्न जो है ये सामने आता है। The psychogenic perspective, hypnotism, hypnosis, art called hypnotherapy, is a state of deep relaxation and focused concentration. It is a type of mind-body medicine. A trained and certified hypnotist or hypnotherapist guide you into the deep state of focus and relaxation with verbal cues, repetition, and imagery. Introduce hysterical disorder treatment. Mesmerism, therapeutic technique popularized in the late 18th century by Franz Anton Mesmer, who claimed to effect cures through the use of a vitalistic principle that he termed animal magnetism. Mesmer has his patient wear colorful costume and sit in a dark room filled with music. Special road touch on the patient troubled area of body. Surprisingly, patients seem to be recovered by this treatment. ये 2 ट्रीटमेंट बताया जा रहा था कि हिप्नोथेरेपी के ज़रिए फिर अबनॉर्मल बिहेवियर को ठीक किया जाने लग पड़ा था, जिसके अंदर यानी कि उन्हें स्लीप के अंदर लेके जाते थे, और फिर ये एक जो वेल एजुकेटेड वाला पर्सन था, जो सर्टिफाइड जो हिप्नोथेरेपिस्ट है, वो ये टेक्निक जो है वो अप्लाई कर सकता था। और इसके अलावा एक टेक्निक मेस्मरिज्म की है, जिसके अंदर सारे जो पेशेंट है वो कलरफुल ड्रेस पहनते थे, रूम जो होता था वो डार्क रूम होता था, फील्ड वो यानी कि म्यूज़िक चल रहा होता था, और वहाँ पे एक रोड लाइक होता था इंस्ट्रूमेंट, वो जो होता था जो एरिया ख़राब होता था वहाँ पे लगाया जाता था, और उसके साथ क्या होता था वो ठीक हो जाता था। ये एक ट्रीटमेंट था, एक टेक्निक थी जो यूज़ की जाने लग पड़ी थी अब नॉर्मल बिहेवियर को ठीक करने के लिए। साइको एनालिसिस टेक्निक जो है वो यूज़ की जाने लग पड़ी थी, जिसमें फ्री एसोसिएशन देखी जाती थी कि पर्सन जो है वो फ्रीली अपने आइडियाज़, अपने जो उसके थॉट हैं, उसको जो जो सोचें वो बयान कर सके। इंटरप्रिटेशन की जाने लग पड़ी थी ड्रीम एनालिसिस के ज़रिए। इसके अलावा डिफरेंट जो थे वो प्रोजेक्टिव टेस्ट, इंक ब्लॉक टेस्ट जो थे, वो सारे टेक्निक्स जो थी अप्लाई की जाने लग पड़ी थी बिहेवियर के ट्रीटमेंट के लिए। आउटगोइंग पेशेंट थेरेपी जो थी ये यूज़ की गई थी, जिसमें 24 हॉर्स जो होते थे उसके अंदर पेशेंट आता था और आके अपना यानी ट्रीटमेंट करवाता था, यानी प्रॉपर उसने वहाँ पर रहना नहीं था, तब बस मेडिकल केयर जो होती थी वो उसको 24 हॉर्स के लिए नहीं चाहिए होती थी, यानी कि कुछ टाइम के लिए वो आता। इवन पेशेंट्स वो स्पेंड ओवर नाइट इन द हॉस्पिटल बट रिटर्न होम विद इन 24। अगर कोई वहाँ पे स्टे भी करता था तो वो 24 हॉर्स से ज़्यादा नहीं था होता। तो इस तरह वो अपना करवा के ट्रीटमेंट, अपना कैथारसिस करवा के वो आउट पेशेंट था वो करवा के फिर वो चला जाता था। ये कुछ टेक्निक्स जो हैं ये यूज़ की जाने लग पड़ी थी फिर अबनॉर्मल बिहेवियर को, अबनॉर्मलिटी और जो अबनॉर्मल साइकोलॉजी थी, जो अबनॉर्मलिटी आ रही थी लोगों के अंदर, उनको ट्रीट करने के लिए। यानी मेनली तौर के ऊपर इसको ये 3 एटियोलॉजीज थी, जिसके अंदर पहला सुपर नेचुरल व्यू आया था प्री हिस्ट्री के अंदर कि जो विचेस वगैरह हैं, बैड स्पिरिट है, इनकी वजह से अबनॉर्मलिटी हो रही है। फिर कहा गया था कि 4 ह्यूमर्स जो है उनकी पैथोलॉजी ख़राब हो जाती है। सोमेटोजेनिक यानी कि फ़िज़िकल प्रॉब्लम की वजह से हो रही है अबनॉर्मलिटी, और साइकोजेनिक यानी कि कोई साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है जिसकी वजह से अबनॉर्मलिटी का सामना करना पड़ रहा है। करंट ट्रेंड यानी मौजूदा वक्त में इनफैक्ट सर्वेज फाउंड 43% ऑफ रिस्पोंडेंट बिलीव दैट पीपल ब्रिंग मेंटल डिसऑर्डर ऑन देमसेल्फ एंड 35 कंसीडर सच डिसऑर्डर टू बी कास्ड बाय सिंफुल बिहेवियर। यानी कि 35% अभी भी ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो हमारे बुरे अमाल होते हैं उनकी वजह से ये अबनॉर्मलिटी होती है, जबकि 43% कह रहे हैं कि अबनॉर्मलिटी एक मेंटल डिसऑर्डर है। साइकोट्रॉफिक मेडिटेशन विच इफेक्ट ऑन ब्रेन एंड रिड्यूस मैनी मेंटल हेल्थ डिसफंक्शनिंग, यानी कि साइकोट्रॉफिक मेडिसिन यूज़ की जा रही हैं अबनॉर्मलिटी को ठीक करने के लिए। एंटी साइकोटिक और एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो है वो यूज़ की जा रही हैं। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है इस टेक्निक को यूज़ किया जा रहा है। और मूवमेंट दैट एडवोकेट दैट ट्रांसफ़र ऑफ मेंटली डिसेबल पीपल फ्राम पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सच एज साइकेट्रिक हॉस्पिटल बैक टू देयर फैमिली और इनटू कम्युनिटी बेस्ड होम। और इस तरह नहीं किया जा रहा कि पर्सन जो अबनॉर्मल है वो अकेला रहे, उनको एक कम्युनिटीज़ के अंदर भेजा जा रहा है ताकि वहाँ पे वो ज़्यादा लोगों के साथ मिलजुल के रहे और उसको इतना ज़्यादा फील ना हो और वो प्रोग्रेस करे।
डिफरेंट किस्म की जो साइकोथेरेपीज़ हैं, ABC मॉडल, CBT जो है इनको यूज़ किया जा रहा है, REBT है, इनको यूज़ किया जा रहा है अबनॉर्मलिटी को ठीक करने के लिए। इसके अलावा डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स को यूज़ किया जा रहा है, यानी डिफरेंट एक्सरसाइज करवाई जा रही हैं। मसल प्रोग्रेसिव टेक्निक को यूज़ किया जा रहा है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इन टेक्निक्स को यूज़ किया जा रहा है अबनॉर्मलिटी को ठीक करने के लिए मौजूदा दौर में। ये एक फिगर है जिसमें एक कैथारसिस का सेटअप हुआ हुआ है कि पर्सन आके अपना कैथारसिस करवा सकता है, अपने रिप्रेस थाट जो उसने दबाए हुए हैं उनका वो इजहार कर सकता है, ताकि जो उसकी डिस्ट्रेस्ड है, एक मेंटल इलनेस है, वो ठीक हो। उसके साथ साथ जो उसकी परेशानियां जब वो बाहर निकल आएंगी तो वो पर्सन जो है वो नॉर्मलिटी की तरफ चला जाएगा। और अगर उसको ये कैथारसिस प्रोवाइड ना किया जा सके तो वो पर्सन अपने अंदर ही उस चीज़ को दबाए रखेगा और वो उसके अनकॉन्शियस में चले जाएगा और फिर वो आगे अबनॉर्मलिटी को काज करेगा। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने अबनॉर्मल साइकोलॉजी या फिर साइकोपैथोलॉजी की हिस्ट्री से लेके हमने इसे करंट ट्रेंड्स के साथ डिस्कस किया है कि किस तरह पहले पास्ट के अंदर अबनॉर्मल साइकोलॉजी को देखा जाता था, उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता था, और करंटली जो है उसके अबनॉर्मल साइकोलॉजी को किस तरह देखा जाता है और उसका किस तरह किन टेक्निक्स को यूज़ करके उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।